जब मैं ऑफिस से थक कर घर पहुंचा, उस समय मैंने सीमा को तैयार खड़ा देखा। उसने गुलाबी रंग का बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ था। उसे देखते ही मेरी सारी थकान दूर हो गई। लेकिन जैसे ही उसने कहा उसे अपने मायके जाना है और वो इसलिए तैयार हुई है, तो मेरा सारा मूड ऑफ हो गया। देखो सीमा, तुम कल चली जाना, मैं आज बहुत थक गया हूँ। मैंने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। नहीं अब्बे, मुझे अभी ही माँ की याद आ रही है, प्लीज़ आप मुझे छोड़ के आए। उसकी बात सुनकर मैंने हाँ कर दिया। हमारी शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था और वह लगभग 1 हफ्ते में ही मायके जाया करती। फिर भी उसका दिल नहीं भरता था, लेकिन मैं क्या करता। मुझे सीमा से बेहद मोहब्बत हो गई थी, इसलिए उसे किसी बात को टालना मुश्किल हो जाता था। मजबूरन मैंने उसे थोड़ा इंतज़ार करने को कहा और फ्रेश होकर उसे मायके पहुंचा के आ गया। उसने कहा कि रात को मैं उसे लेने आ जाऊं। मैं जल्दी से वापस लौटा क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था। आज मेरी तबीयत भी बहुत ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन मैं सीमा को इस बारे में नहीं कह पाया। मैंने उसे अपने गेट के सामने कार रोकी और उसका अचानक मेरी नज़र मेरी पड़ोसी के छत की तरफ पड़ी। मुझे आश्चर्य का बड़ा झटका लगा क्योंकि उसकी छत पर एक ड्रेस लटक रहा था और हूबहू वही ड्रेस मैंने अभी अभी सीमा को पहने हुए देखा था। बिल्कुल वही रंग, वही प्रिंट में। काफ़ी देर तक उसे देखता रहा। कैसा अजीब इत्तेफाक है, मैंने मन ही मन सोचा। सीमा और भाभी ने एक साथ ही शॉपिंग की होगी, इसलिए एक जैसा ही ड्रेस खरीदा हो। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था और जैसे ही चौकीदार ने गेट खोला, मैं कार अंदर ले गया। मैंने नौकर से कहा कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं थोड़ी देर आराम करना वाला हूँ। उस दिन मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि अक्सर ऐसे इत्तेफाक होते रहते हैं। मैं रात भर सीमा को वापस लेकर आ गया, लेकिन मैं उसे ये बात बताना भूल ही गया। यह ड्रेस हमारे पड़ोसी वाली भाभी के पास भी है। लेकिन 2 दिन बाद मेरी हैरानी की ऐतिहासिक नारी जब सीमा ने मुझे बताया कि वह अपने मायके जाना चाहते हैं क्योंकि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। इस वक्त वो नीले रंग का बेहतर ही खूबसूरत ड्रेस में थी। मैंने उसकी तरफ प्यार भरी नज़रों से देखा। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने उसे उसके मायके पहुंचाया, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा तो दंग रह गया क्योंकि मेरी पड़ोसी के टेरेस पर आज भी वही ड्रेस लटक रहा है जो आज मैंने सीमा के जाते वक्त पहना हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे बहुत अजीब सा लगा, लेकिन इस बार में मैंने सिर्फ एक इत्तेफाक समझ और अपने कमरे में आ गया। लेकिन जब तीसरी बार ऐसा हुआ तो मेरी सोच में बदल गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीमा मायके का बोलकर मेरी पड़ोसी के घर जाया करती हो? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद उसे अभी अभी मायके छोड़कर आया हूँ और उसका मायका काफ़ी दूर था। यह सब इतनी ज़्यादा कैसे हो सकता है? लेकिन उस दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैं जिज्ञासा के मारे मैंने अपने ससुराल की तरफ कार दौड़ाई और मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो देखा कि सीमा उस ड्रेस में थी और मुझे देखकर हैरान रह गई। अब है, आप अभी तक गए नहीं? उसने हैरानी से पूछा। तो मैं कुछ शर्मा सा गया और मन ही मन खुद को टोकने लगा। मैं कितनी बेवकूफ़ बुरी बातें सोच रहा हूँ। सीमा माँ बाप का घर तो हमारे घर के काफ़ी दूर है, भला वो वहाँ कैसे जा सकती? मैंने मन ही मन अपने आप को धिक्कारा और घर वापस लौट आया और ध्यान से अपने पड़ोसी दिनेश के घर की तरफ देखा जहाँ वही ड्रेस अभी तक लटका हुआ था। मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं आ रहा था। इत्तेफाक 1 या 2 बार हो सकता, लेकिन बार बार नहीं। लेकिन मैं ये बात जुबान पर लाने से डरता था। अभी मेरी शादी के कुछ दिन ही हुए थे। सीमा को मेरी बात से कितनी तकलीफ हो सकती है, ये सोचकर मैं चुप हो गया। मुझे वो दिन याद आ जिस दिन मैंने शादी हुई थी और मेरी सीमा को दुल्हन बनाकर घर ले आया था। उस दिन मेरी पड़ोसन नितेश मेरे घर बधाई देने आया था और उसने माफ़ी मांगी थी कि वह शादी में नहीं आ सका क्योंकि आज उसकी भी शादी थी। उसकी बात सुनकर मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। सच में मैंने मुस्कुराकर उसे गले से बधाई दी और उसने लाए हुए के डिब्बे से एक लड्डू निकालकर ज़बरदस्ती मुझे खिलाया। वो बहुत खुश लग रहा था अपनी शादी से। खैर खुश तो मैं भी बहुत था। मेरी भी लव कम अरेंज मैरिज थी। सीमा से जब मैंने पहली बार सीमा को देखा था उसी वक्त उस दिल में ले बिठा लिया था। वो मेरी सेक्रेटरी से मिलने मेरे ऑफिस आई थी। वो मेरी सेक्रेटरी मालती की दोस्त थी। उन दोनों में शॉपिंग के बाद एक साथ लंच पे जाना था, जिसके लिए मालती ने मुझसे पहले ही छुट्टी ले ली थी। संयोग से उसी वक्त मुझे किसी काम से बाहर जाना था।
जैसे ही मैं अपने कैबिन से निकला तो सीधा सीमा के ऊपर मेरी नज़र पड़ी और फिर मैंने उसे देखा तो देखते ही रह गया। वो इस तरह मुझे अपनी ओर देखता पाकर थोड़ी देर के लिए असहज महसूस करने लगी। मैंने जल्दी से अपनी नज़रें पर रुख मोड़ लिया। मैं ना चाहते हुए भी वहाँ से निकल आया और मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो दोनों मेरे पीछे ही बातें करते हुए निकल रही थी। सीमा मालती के किसी बात पर खिलखिलाकर हंसी थी। उसके लंबे बाल हवा में लहराते हुए उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें वो बार बार पीछे कर रही थी। मैंने मौका देकर मालती से कहा कि अगर वो चाहे तो उन्हें लिफ्ट दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी उसी तरह ही जाना है। मुझे झूठ बोला, लेकिन उस वक्त तरह मेरा जाना था जिस तरफ उनका प्रोग्राम था, मगर दिल के हाथों मजबूर हो गया। मैंने उसे कहा कि मैंने बात पर मालती बहुत खुश हुई और सीमा का हाथ पकड़कर कार में बैठ गई, लेकिन सीमा कुछ झिझाते हुए बैठी थी। मेरा दिल जैसे हवाओं में उड़ने लगा। मैं यूं मुरल से उसे देखा जा रहा था। मैंने उसी दिन ही फैसला कर लिया था कि उसे अपनी जीवन साथी बनाऊंगा, सिर्फ सीमा को ही बनाऊंगा। मैं उसी मोहब्बत में इस तरह कैद हो चुका था कि मुझे सब्र ही नहीं हो रहा था। 2 दिन बाद मैंने मालती से सब कुछ कह दिया। मेरी बात सुनकर बहुत खुश हो गई। उसी ने बताया सीमा एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और जॉब करके अपने माँ बाप की और अपने भाई बहनों की देखभाल करती है। मालती, मुझे उसके बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं, बस मुझे वो पसंद है। आप मुझे बताएं कि मैं कब उसके घर जा सकता हूँ। मैंने पूछा तो उसने मुझे जल्दी ही बताने का वादा किया। इसी तरह कुछ दिनों बाद अपने माँ को लेकर उनके घर चला गया, जहाँ हमारे बड़े अच्छे और स्वागत किया गया और पहली ही मुलाकात में रिश्ता मंजूर कर लिया गया। मैंने खुशी का तो ठिकाना ही ना रहा। तैयारी से झूठ गया क्योंकि वो मेरे साथ नहीं रहती थी। उसका अपना घर सिवाय कहीं दिल में लगता था। मैं जब जॉब की वजह से मुंबई रहता था, जहाँ एक बड़ी कंपनी में मुझे एक बड़ी पोस्ट पर रखा गया था और ये बंगला, कार सब कुछ उन्हीं की तरफ से है। मुझे बहुत अच्छा पैकेज दिया जाता था, बोनस वगैरह भी मिलता था। अगर कभी देश से बाहर जाना होता तो कंपनी और ज़्यादा पैसा देती। मैं अपनी जॉब और लाइफ स्टाइल से बहुत संतुष्ट था। जब से सीमा मेरी ज़िंदगी में आई है तब से लगता है कोई कमी नहीं है ज़िंदगी में। मैं हर वक्त भगवान का शुक्रिया अदा करता कि सीमा मेरी खूबसूरत ज़िंदगी में आई और वह हर तरह से एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर साबित हुई। लेकिन जब से ये ड्रेस वाला सिलसिला शुरू हो गया है, मेरी तो रातों की नींद हराम हो गई है। अब तो मैं सीमा से बात भी नहीं कर पाता। वो जब भी मायके जाने को कहती तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। एक दिन तो मैं चिल्ला उठा, सारा दिन माँ के ये जाना सोचती रहती, तुम एक बार भी नहीं सोचती कि मैं क्या चाहता हूँ। मेरी आवाज़ तेज हो गई, जिसे सुनकर वह डर गई। क्या हुआ अभय, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? वह अचानक से रोने लगी और उसके खूबसूरत चेहरे पर डर के निशान थे, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मेरा दिल उसे इस तरह देखकर पिघल गया और अपने इस रवैये के लिए उसे माफ़ी मांगी और कुछ ही देर में मैं उसे मायके छोड़ा। लेकिन लौटते समय वही ड्रेस मुझे नितेश के घर पर लटका हुआ दिखाई दिया। मुझे डर लगने लगा। मैंने अपनी कनपनियों को दबाते शुरू कर दिया। ऐसे लगा रहा था जैसे कोई मेरे सर पर हथौड़ा बरसा रहा हो। हर बार मैं सच्चाई जानने के लिए वापस आ जाता और सीमा को उसके घर वालों मुझे अजीब नज़रों से देखते और कोई न कोई बहाना बनाकर उल्टे कदमों से वापस घर आ जाता। क्या हो रहा था मेरे साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब तो सीमा भी मुझसे नाराज़ रहने लगी थी। मैं सारा दिन चिड़चिड़ा रहने लगा था। ऑफिस में भी लोग मेरी शिकायत करने लगे थे। अगर ये नौकरी चली जाती तो मैं कहीं का नहीं रहता, इसलिए मुझे अपने दिल और दिमाग को तरोताज़ा करना पड़ा। मगर जिसके दिलो दिमाग में इतना तूफान चलता हो वो भला ठीक कैसे रह सकता है। मजबूरन मैंने बीमारी का बहाना करके 2 हफ्ते की छुट्टी ले ली। उन्हीं दिनों मैंने नोटिस किया कि सीमा कुछ परेशान और चिंतित लग रही थी। मुझे लगता है कि वो रात को कमरे से कहीं चली जाती है। जब मैं उठकर पूरे घर में ढूंढता हूँ तो कहीं नहीं मिलती। मजबूरन जैसे ही कमरे में वापस आता तो मैं बेड पर सो रही थी। एक रात मैंने उसे जगाया, सीमा तुम कहाँ चली गई थी? तब उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। अब भी आपको दिखाई नहीं देता, मैं यहीं सो रही हूँ। उसकी बाहर तो आप जा रहे थे, शायद तो उल्टा मुझे शौक भरी नज़रों से देखने लगे। इस बात पर मैं चुप हो गया और कोई जवाब नहीं दिया, अपनी जगह पर लेट गया। मैंने
कोई सपना नहीं देखा। उस दिन के बाद से सीमा उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी। मैंने उससे कई बार पूछा कि क्या परेशानी है, तो वो अजीब ही नज़रों से मुझे देखती और कहती, क्या हुआ है आपको अभ्य? मुझे आपकी दिमाग हालत ठीक नहीं लगती। उसके इस तरह देखने पर अपना सिर पकड़ लेता और ठीक हो तो कह रही थी, मैं आजकल उल्टी सीधी बातें तो करता रहता हूँ, पर इस बार मैंने सोच लिया था कि इस रहस्य को सुलझा कर ही पड़ेगा। जैसे ही मैं सीमा को मायके छोड़कर वापस आया तो देखा कि रोज की तरह वही बैंगनी जोड़ा नितेश के घर के छत पर लटका हुआ था। कुछ देर तक के अंदर और सीढ़ियां चढ़कर सीधा छत पर आ गया। मैंने और नितेश की छत पर बिल्कुल मिली हुई थी। मैंने चारों ओर देखा कि उसके बाद छत लाठी और तार से टंगी कपड़ों पर हाथ लगाकर थोड़ा सा ताज़ा ताज़ा धुले हुए थे। उनमें से पानी टपक रहा था। मैंने कमीज वाले हिस्से को बीच में से फाड़ डाला और उन कपड़ों को नफरत से देखने लगा जिन्होंने मुझे तड़पा रखा था। मैं पूरे शरीर में आग लग गई। मैं जैसे आया तो मैंने वापस चला गया और फिर अपने ससुराल की तरफ कार दौड़ाई। आज मुझे सच्चाई का पता लगाना था। आज दूध का दूध, पानी का पानी करना ही था। मैंने तेज रफ्तार से कार चलाई और जैसे ही मैंने सीमा के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो सीमा ने ही दरवाज़ा खोला और वो मुझे देखकर हैरान नहीं हुई, क्योंकि मैं हमेशा ही वापस आ जाता था। लेकिन उसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसकी कमीज का दामन बीच में से फटा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने फाड़ा था। ये सब देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं अपने आप पर हवस खो बैठा और बिना सोचे समझे सीमा के गाल पर जोर से थप्पड़ दे मारा। वो इस हमले के लिए तैयार नहीं थी और चकरा कर गिर पड़ी और जोर जोर से चिल्लाकर सबको बुलाने लगी, माँ, भाई, पिताजी। इस तरह के चिल्लाने से उसके सब इकट्ठा हो गए और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया, चलो मेरे साथ। मैं चिल्लाया, क्या हुआ बेटा, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? मेरे सास ससुर हैरान परेशान बीच में आ गए और पूछने लगे। मेरी सास फूल रही थी, आप ये सब अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछती? किसको बेवकूफ़ बना रही है ये? मैं उसकी तरफ इशारा करके उनके बताना चाहता था, मगर मेरे इस किसी ने इशारा नहीं समझा। मेरे ससुर ने मेरा हाथ पकड़कर नरमी से पूछा, इससे पूछो इसकी कमीज कैसे फटी हुई है। मैंने अपनी सास को नियंत्रित करते हुए बड़ी मुश्किल से कहा। मेरी बातों से सब कुछ चौंक कर एक दूसरे की ओर देख रहे थे, लेकिन उसकी कमीज तो अभी गेट के अंदर आते हुए दरवाजे पर लटकील में फंसकर फटी है। बेटा, वो सब एक जुबान होकर मुझे बताने लगे और सीमा अभी तक जमीन पर बैठी आंसू बहाए जा रही थी। ये नहीं हो सकता, आप सब इसके साथ मिले हुए हैं, इसके झूठ में इसका साथ दे रहे हैं। मैं अब उसके दिमाग से बाहर हो चुका था और सीमा को जबरदस्ती घसीटता हुआ वहाँ से ले आया। उसके माता पिता गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सीमा पूरे रास्ते रोती रही, लेकिन मुझे अब उस पर जरा भी दया नहीं आ रही थी। घर पहुंचा। घर मैंने उसके बालों को पकड़ा और बोला, बताओ क्या चक्कर है तुम्हारा नितेश के साथ? या क्या कर रहे हो अब है? वो चिल्लाई, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये क्या पागलपन है, आप इतना गलत कैसे हो सकते हैं? वो चिल्लाई, लेकिन मुझे अब उसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं कोई गिरा हुआ इंसान नहीं था जो आंखों देखी मक्खी निगल लेता, मगर वो लगातार इनकार करते जा रही थी। मेरा गुस्सा से बुरा हाल था। मैंने उसे कहा, अगर वो सच बता देगी तो मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा, बस वो एक बार अपनी बात मान ले। मुझे लग रहा था मेरे दिमाग की नसें फट जाएगी और अभी अचानक मैंने देखा कि पुलिस हमारे घर पहुँच गई है। उनसे एक महिला कांस्टेबल ने आते ही सीमा को मेरे हाथों से छुटवाया और उसे सोफे पर बैठा दिया। उसका बयान लेने लगी, जबकि मुझे हथकड़ी पहना दी। ये सब क्या है? मैं चिल्लाया, ये बेटा आपको थाने चलकर ही पता चल जाएगा। वो पुलिस इंस्पेक्टर हंसने लगा और मुझे घसीटता हुआ पुलिस की गाड़ी में डाल दिया, जबकि जाते वक्त मेरे कानों में सीमा की आवाज़ लगातार गूंजती जा रही थी, मेरा पति पागल है। पहले दिन से मुझे पागलपन के दौरे पड़ते जा रहे हैं, सीमा पुलिस को बताई जा रही थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो जिसे मैंने दिल जान से चाहा, वो ये क्या कह रही थी? मेरे हवालात का आज दूसरा दिन था और सीमा ने मुझे कोई खबर नहीं ली और मुझे उस बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था जो कुछ उसने पुलिस को बताया था। मैं एक दिमागी मरीज हूँ, मुझे पागलपन के दौरे पड़ते हैं, तब मैं उसे जुल्म करता हूँ। उसका ये कहना था कि उसने यह बात अपने माता पिता को कभी नहीं बताई,
लेकिन उस दिन उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। लेकिन सबके चौंकाने वाली बात तो ये थी, उस रात पुलिस को नितेश ने कॉल किया था, जो मेरा पड़ोसी था और जिसकी वजह से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। मुझे आश्चर्य से बार बार वार हो रहे थे। सब क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सीमा ने मेरे खिलाफ केस फाइल कर दिया था और ना जाने क्या आरोप लगाए थे मुझ पर। मेरे माता पिता बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी जमानत नहीं हो पा रही थी। मामले के अनुसार मेरा मेडिकल चेकअप हुआ था और रिपोर्ट के आने के बाद ही मेरी जमानत हो सकती थी। 2 दिन बाद जब मनोचिकित्सक ने मुझे सवाल पूछे तो मैंने उनको सारा किस्सा बता दिया, जिसे सुनकर वो भी मुझ पे नज़रों से देखने लगा जैसे कोई मैं पागल हूँ। उनके इस देखने पर मुझे आश्चर्य गुस्सा आ गया। आपको क्या लगता है मैं पागल हूँ? मैंने गुस्से में आकर पूछा तो वो समझने लगा। देखिए मिस्टर अभय, आप जो किस्सा बता रहे हैं वो नामुमकिन सी बात है। इस्तीफा 1 या 2 बार हो सकता है, लेकिन बार बार नहीं। आराम से कह रहा था, बल्कि मेरी सांसें बढ़ने लगी। डॉक्टर साहब, यही तो मेरे समझ से बाहर है। वो इत्तेफाक नहीं था, अब अपने आप को काबू नहीं पा रहा था और डॉक्टर ने मेरे हाथ में हाथ मिला मुझे खामोश कर दिया, जबकि अपनी रिपोर्ट में उन्होंने मुझे एक मानसिक रोगी ही लिख दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप जज ने मुझे 2 महीने के लिए मेडिकल हॉस्पिटल में भेज दिया। मैं चिल्लाता रहा कि मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन वहाँ कोई भी फर्क नहीं पड़ा। सब लोग मुझे तरस भरी निगाहों से देख रहे थे। मुझे अस्पताल में हर जगह यही सुनना पड़ा, बेचारा कितना सुंदर नौजवान है, देखो ना जाने क्या सदमा लगा, अपने होश खो बैठा है। एक नर्स ने मुझे देखकर दूसरी से कहा, जब मैं ये सब कुछ पागलों की तरह बुद्धू बना बैठा है। इन 2 महीनों में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ यह मेरी समझ से बाहर था। शायद मैं सचमुच पागल हो चुका था। मुझे पागल खाने में 1 हफ्ता हो चुका था जब मुझसे कोई मिलने आया। मैं मुलाकात वाली जगह पर पहुंचा तो वहाँ नितेश और सीमा को देखकर मुझे जोर से झटका लगा। तुम दोनों एक साथ? मैं बस इतना ही कह सका। हाँ भैया, हम दोनों एक साथ इसलिए आए हैं ताकि तुम्हें तुम्हारी गलती बता सके। वो मुस्कुराए। तुम्हें शालिनी याद है? अचानक उसने पूछा। कौन शालिनी? मैंने आश्चर्य से कहा। हाँ, तुम्हें कैसे याद होगा भला, क्योंकि तुमने कॉलेज में लेकर यूनिवर्सिटी तक न जाने कितनी लड़कियों को इसके जाल में फंसाया होगा, जिनमें से एक लड़की शालिनी थी, जो कि मेरी छोटी बहन थी। वो दूसरी लड़कियों की तरह बहुत अलग थी, बहुत नरम दिल की थी। तुम्हारे टाइम पास को सच्ची मोहब्बत समझ बैठी और तुमसे उसे शादी करने के लिए इनकार कर दिया। तुम उसे सिर्फ दोस्त समझते थे, कुछ नहीं। उसमें मामूली सी लड़की ने छत से कूदकर अपनी जान लेने की कोशिश की थी, जिसमें वो बच तो गई, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो गई। अब तक सिर्फ 2 दवाओं के साथ जिंदा है। जब भी अपनी बहन को इस हालत में देखता हूँ, मुझे उस आदमी से सख्त नफरत महसूस होती है। फिर एक दिन मुझे शालिनी की डायरी मिली, जिसमें उसने तुम्हारे बारे में सब कुछ लिखा था और उसी दिन से मैंने तुम्हें बदला लेने का फैसला किया। मैं तुम्हें बर्बाद कर देना चाहता था। सबसे पहले तो मैंने तुम्हारे घर के बगल में घर खरीदा। सीमा, जो मेरे ही ऑफिस में काम किया करती थी, उसकी छोटी सी जॉब थी। बड़ी मुश्किल से इसके घर का खर्चा चलता था, लेकिन ये बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मैंने सीमा को एक बड़ी रकम के बदले में ये सब नाटक करने को कहा। और मेरी खुशी का ठिकाना न रहा जब तुमने सीमा को पहली ही नज़र में पसंद कर लिया था। मुझे पता था तुम सीमा जैसी खूबसूरत लड़की को कभी इग्नोर नहीं कर सकते और तुमने सीमा से शादी कर ली। फिर मैंने जो प्लान बनाया उसके अंजाम देना शुरू कर दिया। पहले तो तुम्हें कई दिन तक मेरे घर की तरफ नहीं देखा, मगर एक दिन तुम्हारी भटकती हुई नज़र मेरी छत पर पड़ गई, जो कि तुम्हारी बर्बादी का कारण बनी। और यही मैंने सीमा को कुछ ऐसी दवाइयाँ भी दी थी जिससे तुम अपना होश खो बैठे हो। तुम गुस्सा आता ताकि हर कोई तुम्हें पागल समझे। ये सब बताते हुए वो बहुत खुश लग रहा था। उसके होठों पर अपहार भरी हंसी थी, जबकि सीमा खामोश खड़ी थी। मुझे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा। अब गुस्सा नहीं आया करता, क्योंकि मैं नरम स्वभाव का बंदा था और ये सब नितेश की दवाइयों का असर था। जबकि यहाँ मुझे शांत रहने की दवाई दी जाती थी। अब मुझे पागलपन के दौरे नहीं पड़ते और आज भी मैं पूरी तरह होशो हवास में था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना मुँह खोला और बोला, शालिनी,
के साथ जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। शालिनी और मैं क्लासमेट थे, लेकिन शालिनी जिस अभय को चाहती थी वो हमसे सीनियर था। मेरी तो शालिनी से कभी हेलो हाय भी नहीं हुई थी। वो हर वक्त फाइनल ईयर के अभय के साथ दिखाई देती थी और एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था और हर रोज एक नई लड़कियों को फंसाता था। मुझे कुछ पता नहीं था कि शालिनी ने यूनिवर्सिटी आना क्यों बंद कर दिया। मुझे बस अपनी पढ़ाई से मतलब था। और जब तुमने शालिनी की डायरी में अभय नाम देखा तो तुमने बदकिस्मती उसके क्लास में जो अभय था वो मैं था। तुमने बस उसको क्लासमेट देखे, मुझे समझ लिया कि मैं हूँ वो अभय हूँ और आगे मेरी जिंदगी बर्बाद करने। कम से कम एक बार किसी से पूछ तो लेते कि शालिनी के साथ कौन सा रहता था जिसमें और दर्द से मेरा बुरा हाल था। मुझे उस गुनाह की सजा मिली जो मैंने किया ही नहीं था। मेरी कहानी सुनकर नितेश और सीमा सदमे में आ चुके थे। उन दोनों के चेहरे देखने लायक थे, जबकि मैं संतुष्ट था। मैंने कोई गुनाह नहीं किया था। उस दिन तो वो दोनों वहाँ से चले गए। 2 दिन बाद ही मुझे छोड़ दिया गया। नितेश और सीमा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जब मुझे पता चला कि मेरी जल्दी से अपने वकील के पास बात की, उन दोनों को माफ़ी मांगी। मैं जानता था उन्होंने अपराध नहीं किया है, लेकिन सीमा ने गरीबी में तंग आकर ये ऑफर कबूल किया था और वो अपने बीमार पिता की दवाइयों और घर का खर्चा पूरा नहीं कर पा रही थी। और नितेश ने बदले की आग में ये सब किया। मैं अपने घर वापस लौटा, लेकिन मैं चौंक रह गया। वहाँ मैंने सीमा को मेरे इंतज़ार करते पाया। तुम यहाँ? हाँ अभय, मैं आपकी गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो। और अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है तो मुझे अपने जीवन से मत निकाल देना। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। अभय, आप जैसा इंसान मैंने आज तक मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। मैं आपको बिल्कुल खोना नहीं चाहती। वो सिलसिलाते हुए मेरे कदमों में गिर गई। उसका पूरा शरीर काँप रहा था। मैं उसे नफरत करने की लाख कोशिश करता, लेकिन ये दिल उसके लिए आंसू से ही पिघल चुका था। और अब मेरी महबूबा थी। मैंने उसे कंधों से पकड़कर उसे उठाया और उसके आंसू पहुँचे। सीमा, तुम वाकई अपनी किए पर शर्मिंदा हो तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, मगर ये याद रखना मैं भी एक इंसान हूँ। शायद बार बार माफ़ नहीं कर सकूँ। मेरे बातों पर वो फुट फुट कर रोने लगी और मेरे दिल में ये सोचा कि ये पछतावे के आंसू हैं। इसका मतलब है कि सीमा को सच में मुझसे मोहब्बत हो गई थी। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया जिसने मुझे मेरी मान और सम्मान वापस दिला दिया, वरना एक गलतफहमी के आधार पर मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह होने वाली थी। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कोई भी कार्य सोच समझ कर लेना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, अगर मेरी आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो भाइयों और बहनों, मिलते हैं अगली वीडियो में मैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।